हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं बीए पार्ट 1 पेपर पहला हिस्ट्री के पेपर की बात कर रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बना रहे हैं यूनिट 4 से। राजपूतों की उत्पत्ति एवं उनकी सामाजिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये हिस्ट्री पेपर 1 का क्वेश्चन है, बीए प्रथम वर्ष का। तो इसका आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप जान लें इसकी उत्पत्ति, उसके बाद हम लोग जानेंगे सामाजिक विशेषताओं के बारे में। तो राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात हर्ष के युग में पर्याप्त राजनीतिक एकता व स्थिरता आ गई थी, परंतु हर्ष की मृत्यु के साथ साथ देश की एकता का भी अंत हो गया और देश के विभिन्न भागों में छोटे छोटे राज्यों ने जन्म ले लिया और इन छोटे छोटे राज्यों के अधिकांश शासक राजपूत थे। अतः इस युग को राजपूत युग से भी पुकारा जाता है। राजपूत युग 668 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। अब जान लेते हैं राजपूत कौन थे। इस प्रश्न पर कई विद्वानों का मतभेद बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति विवादग्रस्त है। राजपूत की उत्पत्ति को निश्चित रूप से निर्धारित करने के लिए ऐतिहासिक विद्वता का प्रयोग किया गया है और ब्राह्मण साहित्य में उन्हें जो उच्च अभिजातीय स्थान प्रदान किया गया है तथा चारणों की प्रशस्तियों ने कठिनाई को अत्यधिक बढ़ा दिया है। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार राजपूत भारत के प्राचीन क्षत्रियों के संतान है, परंतु पाश्चात्य इतिहासकार इन्हें विदेशियों की संतान स्वीकार करते हैं। राजपूत शब्द का प्रयोग हर्ष से पहले कहीं नहीं मिलता। अन्य शब्दों में राजपूत शब्द का प्रयोग हर्ष के पश्चात ही किया गया। इसके पहले राजपुत्र शब्द का अवश्य प्रयोग होता आ रहा था। राजपूत का अर्थ राजपुत्र का अर्थ होता है राजा का पुत्र। आगे राजपुत्र शब्द का प्रयोग राजवंश के लोगों के लिए होने लगा था। अतः कुछ इतिहासकारों के अनुसार राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र शब्द का ही विकृत स्वरूप माना जाता है। प्राचीन काल में अधिकांश राजवंश क्षत्रिय होते थे, अतः कालांतर में क्षत्रिय वर्ग के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग होने लगा। राजपूत की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या थे? राजपूत की उत्पत्ति के संबंध में प्रमुख निम्नलिखित सिद्धांत प्रचलित हैं। आइए देखते हैं कुछ प्रचलित सिद्धांतों के बारे में, जिसमें पहला सिद्धांत है प्राचीन क्षत्रियों से उत्पत्ति, और फिर दूसरा है विदेशियों से उत्पत्ति के सिद्धांत, और तीसरा है अग्निकुंड का सिद्धांत, चौथा मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। तो ये 4 सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। आइए पहले सिद्धांत की ओर जाते हैं। तो पहला सिद्धांत है प्राचीन क्षत्रियों से उत्पत्ति। अधिकांश भारतीय विद्वानों का मत है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के ही वंशज हैं। अधिकांश राजपूत अपने को सूर्यवंशी मानते हैं या चंद्रवंशी। प्राचीन अनुश्रुति भी इस मत पर समर्थन करती है। इस मत के प्रमुख समर्थक सीवी वैद तथा गौरीशंकर ओझा हैं। इन विद्वानों के अनुसार राजपूतों के रीति रिवाज यह स्पष्ट करते हैं कि वे वैदिक क्षत्रियों के संतान हैं। दूसरे राजपूतों की आकृति भी प्राचीन काल के आर्यों से मिलती जुलती है। अग्नि पूजा राजपूतों में प्रचलित है। प्राचीन आर्य भी अग्नि पूजा करते थे। इसी प्रकार बलिदान तथा यज्ञ करना भी राजपूतों में आर्यों के समान ही प्रचलित है। अंत में राजपूतों का जीवन, उनके आदर्श तथा उनका धर्म भी प्राचीन क्षत्रियों जैसा ही है। अनुश्रुतियों के अनुसार प्राचीन क्षत्रिय समाज भी 2 वर्गों में विभाजित था, जिनमें एक सूर्यवंशी तथा दूसरा चंद्रवंशी कहलाता था। 8वीं और 9वीं शताब्दी के कुछ लेखों से भी ज्ञात होता है कि उस समय के राजपूत अपने आप को चंद्रवंशी और सूर्यवंशी क्षत्रियों की ही संतान मानते थे। तो ये पहला सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत में विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। कुछ विद्वान राजपूतों को विदेशी जातियों का वंशज मानते थे। इनमें कर्नल टाड, क्रूक्स तथा भंडारकर के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन विद्वानों के अनुसार राजपूत हुण, शक और कुषाण जैसी विदेशी आक्रमणकारी जातियों की संतान हैं। ये जातियां भारत में आक्रमणकारियों की तरह प्रवेश कर गईं और उनमें से कुछ शासक बन गई।
उन्होंने कालांतर में हिंदू धर्म और हिंदू रीति रिवाजों को भी अपना लिया। प्रमुख विदेशी जातियां जिन्होंने तलवार और शक्ति के बल पर प्रसिद्धि प्राप्त की राजपूत कहलाई, और जो प्रसिद्धि नहीं हो पाई वे जाट तथा अहीर कहलाई। इन विद्वानों का यह भी कथन है कि अनेक प्रथाओं जो हूणों तथा शकों में प्रचलित थी वे राजपूतों में भी प्रचलित हुई। ये प्रथाएं राजपूतों में भी काफ़ी प्रचलित हैं, जैसे अग्नि पूजा, बलि प्रथा, अश्वमेध यज्ञ, युद्ध से अत्यधिक प्रेम करना आदि। परंतु यह सिद्धांत इस कारण पूर्णतः मान्य नहीं है क्योंकि टाट महोदय ने हूणों और शकों को जिन गुणों का उल्लेख किया उनमें से अधिकांश प्राचीन क्षत्रियों में भी पाए जाते हैं। तो यह दूसरा सिद्धांत भी समाप्त हुआ। अब हम तीसरे सिद्धांत की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा सिद्धांत है अग्निकुंड का सिद्धांत। यह सिद्धांत चंद कवि द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों पर आधारित है। इस ग्रंथ में एक उल्लेख आता है कि जब भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का इस धरती पर विनाश कर दिया तब देवताओं को समाज के अस्त व्यस्त हो जाने का भय लगा। उन्होंने आबू पर्वत पर एकत्र होकर अग्निकुंड में यज्ञ किया। इस अग्निकुंड से प्रतिहार, परमार, सोलंकी और चौहान, राठौर आदि राजपूतों की उत्पत्ति हुई। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार हो सकता है कि ब्राह्मणों ने यज्ञ की अग्नि द्वारा विदेशियों को क्षत्रिय वर्ग में सम्मिलित कर लिया हो, जो आगे चलकर अग्निकुल कहलाया। परंतु डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इस कथन को कपोल कल्पित मानते हैं। उनके अनुसार इस सिद्धांत को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। तो अब चौथे सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। चौथा सिद्धांत है मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। विद्वान स्मिथ के अनुसार राजपूत एक मिश्रित जाति है। इनमें से कुछ राजपूत हुण, शक, कुषाण आदि विदेशी जातियों की ही संतान है और कुछ अन्य भारत के मूल निवासियों तथा प्राचीन क्षत्रियों की संतान है। इनमें परस्पर विवाह तथा कान पान होते रहे, जिससे इनके आचार व्यवहार तथा रीति रिवाजों में भी समानता आ गई। वी स्मिथ आगे बताते हैं, राजपूत एक विशाल समूह है जिसमें अनेक व्यक्ति हैं जिनके पूर्वज अलग अलग थे। इनमें से अनेक 5वीं और 6ठी शताब्दी में आने वाली जातियों की संतान है और अनेक भारतीय जातियों की संतान है। वास्तव में राजपूत की उत्पत्ति के उपयुक्त सिद्धांतों में परस्पर विरोधाभास है। इसका मूल कारण यह है कि प्राचीनतम भारत में राजपूत नाम की कोई जाति नहीं थी। वीर तथा युद्धों में भाग लेने वाली जातियों को ही राजपूत कहा जाने लगा। कुछ विदेशी आक्रमणकारी भी योद्धा तथा वीर होने के कारण राजपूत कहे जाने लगे। इस आधार पर ही अधिकांशतः वी स्मिथ के मिश्रित उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी जाती है। तो इस तरह से 4 सिद्धांत खत्म होते हैं। अब आगे हमें सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़नी है। इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी? राजपूत कालीन सामाजिक स्थिति पर तत्कालीन भारतीय लेखकों की रचनाएं के अतिरिक्त अलबरूनी व हसन निजामी के वर्णन से निम्न तत्व सामने आते हैं। तो यहाँ पर हम राजपूतों की सामाजिक स्थिति के कुछ वर्णन देखेंगे। इनका पहला तत्व है वर्ण व्यवस्था, खान पान, मनोरंजन के साधन, वस्त्र व आभूषण, विवाह, स्त्रियों की दशा। तो इन कालखंडों को देखेंगे। सामाजिक स्थिति में राजपूत समय में क्या क्या चीजें रहती थीं। पहला है वर्ण व्यवस्था। राजपूत कालीन वर्ण व्यवस्था व आधुनिक वर्ण व्यवस्था में काफ़ी समानता है। प्राचीन काल से चले आ रहे 4 वर्णों के अतिरिक्त राजपूत काल में अनुलोम व प्रतिलोम विवाहों तथा जीविकोपार्जन के विभिन्न व्यवसायों के आधार पर अनेक नवीन जातियों का प्रादुर्भाव हो गया। लोगों के व्यवसाय के नाम पर ही उसी जाति का नाम पड़ गया। उदाहरण के तौर पर सोने का व्यवसाय करने वाले को स्वर्णकार, लोहे का काम करने वाले को लुहार कहा जाने लगा। धीरे धीरे इनकी भी उपजातियां उत्पन्न हो गई, जिसने वर्ण व्यवस्था को अधिक जटिल बना दिया। खान पान। राजपूत काल के मुख्य भोज्य पदार्थ गेहूं, दाल, ज्वार, मक्का, बाजरा, जौ, चावल, फल व गोधूम थे। मांस व मछली का भी सेवन किया जाता था। तत्कालीन समाज में मदिरा का प्रयोग भी लोग करते थे। ब्राह्मण प्रायः मांस व सूरा का सेवन नहीं करते थे। मनोरंजन के साधन। इस काल में मनोरंजन के साधन प्राचीन युग के साधनों के समान ही थे।
जुआ खेलना, आखेट करना तथा संगीत व नृत्य प्रमुख आमोद प्रमोद के साधन थे। शतरंज भी राजपूत कालीन लोग खेलते थे। इनके अतिरिक्त विभिन्न त्योहार को भी बड़े उत्साह से मनाया जाता था। चौथा है वस्त्र एवं आभूषण। राजपूत अत्यंत साधारण पोशाक धारण करते थे। धोती, चादर तथा सिले हुए वस्त्र पहनने जाते थे। वस्त्र रेशमी व सूती तथा विभिन्न रंगों के होते थे। पगड़ी का प्रयोग भी किया जाता था। स्त्रियां प्रायः चोली व लहंगा पहनती थीं। कुछ विद्वानों ने तत्कालीन मूर्तियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि स्त्रियां अर्धनग्नावस्था में रहती थीं, किंतु मूर्तियों के आधार पर ऐसा सोचना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। विवाह। विवाह का शाब्दिक अर्थ वर के द्वारा वधु को उसके पिता के घर से अपने घर ले जाना है। विवाह अनेक प्रकार से होते थे, किंतु सजातीय विवाह को ही श्रेष्ठ माना जाता था। यद्यपि अंतरजातीय विवाहों को भी इस युग में उदाहरण देखने को मिले हैं। इस युग में बाल विवाह पूर्णतः निषिद्ध था। विधवा स्त्रियों की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। विवाह के अवसर पर धार्मिक व सामाजिक रीतियों का जोर शोर से पालन किया जाता था। क्षत्रियों में राक्षस विवाह भी प्रचलित था तथा राज परिवारों में विवाह प्रायः स्वयंवर के द्वारा होते थे। राजपूत कालीन समाज में बहु विवाह की भी प्रथा थी। स्त्रियों की दशा। राजपूत कालीन साहित्य से ज्ञात होता है कि पुत्री की स्थिति पुत्र की अपेक्षा बहुत गिर गई थी। कथा सरित सागर के अनुसार राजपूत युग में पुत्र सुख का व पुत्री दुख का प्रतीक मानी जाती थी। राजपूत काल में लड़कियों की शिक्षा राज परिवार व धनी परिवारों तक ही सीमित थी। उन्हें प्रायः संगीत, नृत्य, चित्रकला व साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। राज परिवारों की कन्याओं को अस्त्र शस्त्र व घुड़सवारी की शिक्षा भी दी जाती थी। तो इस तरह से आपका यह यूनिट 4 का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन था राजपूतों की उत्पत्ति एवं उनकी सामाजिक विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो हमने सारे टॉपिक को क्लियर कर लिया है। इस प्रश्न के उत्तर का पीडीएफ आपको नीचे लिंक में पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आप किसी प्रश्न के उत्तर पाना चाहते हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।